बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के बुक में से जो चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है मैथमेटिकल इंडक्शंस एंड बाइनोमियल थ्योरम, इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज जो बोर्ड पेपर्स में पूछे गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि बताएं ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है 4 की पावर के ग्रेटर देन 3 की पावर k+4, ये ट्रू है फॉर अगर k की वैल्यू 2 से कम हो, अगर k की वैल्यू 2 और 2 से कम हो, और k 2 के बराबर ना हो, या k की वैल्यू जो है 2 या 2 से ज्यादा हो। इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है? तो सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, इसमें k की जगह 2 पुट करके देखते हैं। तो अगर इसको मैं यूं सॉल्व करूं, मसलन 4, अब k की जगह पर मैंने लिखा 2, फिर ग्रेटर देन, फिर 3, अब दोबारा k की जगह पर मैं 2 लिखूंगा, +4। अब इसे चेक करते हैं इसका क्या जवाब आता है। ये 16 है, इसका जवाब आएगा ग्रेटर देन 3 की पावर 2 9, और फिर ये +4। तो 16 जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे? 13 से। तो 16 ग्रेटर देन 13, ये तो ट्रू हो गया। अच्छा, अब अगर इसकी जगह मैं 2 से बड़ी कोई टर्म रख के देखूं, तो मसलन इधर अगर मैं लिखूं 5, तो फिर इसका क्या जवाब आएगा? तो फिर भी क्या ये ट्रू है या नहीं? मसलन इसको मैं यूं लिखूंगा, 5 की पावर 2 ग्रेटर देन है 3 की पावर 2, फिर +4। तो 5 की पावर 2 25 के बराबर होता है, 3 की पावर 2 9, और +4। तो 25 जो है वो ग्रेटर देन होता है 13 के। तो इसका मतलब ये इसका आंसर ठीक है। तो के की वैल्यू अगर हम 2 रखें या 2 से ज्यादा रखें तो ये कंडीशन ट्रू होती है, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगी। तो अब जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो फिर बताएं कि n³ + n ये किस से डिवाइड होगा। तो ये जो है ये 2 से डिवाइड होगा, वो किस तरह? मसलन आप कोई भी इधर नंबर रख के देखें। मसलन मैं कहता हूँ इस जगह पर मैं लिखता हूँ 1, तो 1 का क्यूब +1, तो ये कितना आ गया? 2। अब 2 जो है 2 से डिवाइड हो जाता है। अब अगर मैं n की जगह पर 2 लिखूं, 2 की पावर 3, और साथ n की जगह इधर मैं 2 लिख देता हूँ, तो 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। 8 में अगर हम 2 ऐड करें कितना आ गया? 10। 10 भी 2 से डिवाइड हो जाता है। इसी तरह अगर मैं लिखूं 3 की पावर 3+3, 3 की पावर 3 27 है, 27 में जब 3 ऐड करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो 30 भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो चीज़ है, इधर आप n की कोई भी वैल्यू रखें तो वो 2 पर डिवाइड हो जाती है। तो जैसा कि जब हमने 2 रखा वो 10 आ गया था, 10 3 से डिवाइड नहीं होता, तो 10 2 से डिवाइड होता है। इसी तरह 30 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से भी डिवाइड हो जाता है। लेकिन n की तमाम वैल्यूज के लिए ये वाली जो कंडीशन है कि डिविजिबल बाय 2, ये ट्रू होगी। अब इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में वो ये कह रहे हैं कि बताएं ये जो कंडीशन उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है ये रिप्रेजेंट कर रही है प्राइम नंबर को। तो फिर हमने n की कौन सी वैल्यूज लेनी है? तो इधर देखें ये लिखा हुआ है 41। तो अगर यहाँ से मैं ये 40 ले लूँ, यानी कि 40 और 40 से छोटे, तो अगर मैं 40 नंबर इधर ले लूँ तो इधर मैं ये पुट करूंगा 40 का स्क्वायर, फिर -40 और +41। ये दो जगह पर मैंने 40 पुट किया है n की जगह। अब जब 41 में से 40 को निकालेंगे तो इस जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा? +1 आ जाएगा। ये एक परफेक्ट स्केयर है। परफेक्ट स्केयर में जब हम 1 ऐड करेंगे तो वो प्राइम नंबर बन जाएगा। मसलन ये बन जाएगा 4 का स्केयर 16 होता है, और ये 0 है तो 2 0 आ जाएंगे, ये बन जाएगा 1600। 1600 + 1, जो 1601 जो है ये प्राइम नंबर होगा। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि अगर n की वैल्यू 40 या 40 से छोटा कोई भी नंबर लेंगे तो वो आपको आप जो है ना वो प्राइम नंबर को, ये वाली जो लिखी हुई है स्टेटमेंट, ये ट्रू होगी, अदरवाइज ये ट्रू नहीं होगी। अब उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहे हैं कि बताएं इस क्वेश्चन को, यानी कि ये जो चीज़ें दी हुई हैं इनमें से कौन सी चीज़ 2 पे डिवाइड होती है। तो अगर इसकी जगह n की जगह मैं लिख दूं कोई भी इंटीग्रल वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू लिखनी है, मसलन या मैं अगर लिखूं 5 की पावर 2 -1, तो 5 की पावर 2 कितना हो गया? 25।
-1, तो ये हो गया 24। जो 24 है वो भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। अच्छा, अगर मैं इधर 2 की बजाय 3 लिख लूँ तो ये आ जाएगा जी 5 की पावर 3 125। इसमें से अगर -1 करें तो 124 आ जाएगा। अब जो 124 है वो भी 2 के ऊपर डिवाइड हो जाता है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इस चीज को देखूं एन स्केयर प्लस एन को देखूं, अगर मैं इधर लिखूं जी एन की कोई वैल्यू लिख लेता हूँ, मसलन मैं 3 लिख लेता हूँ। 3 की पावर 2 प्लस दोबारा इधर मैं 3 लिखूंगा। 3 की पावर 2 कितना होगा? 9। 9 + 3 12। 12 वो भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह इधर से हम कोई भी नंबर लिखेंगे वो 2 पे डिवाइड होता है। इसको भी ये अभी ट्रू शो कर रहा है, इसको भी ट्रू शो कर रहा है। तो अगर इसको हम चेक करें तो ट्रू होता है या नहीं। मसलन है, इसको अगर मैं लिखूं जी 3 की पावर 3 - 3, तो ये 3 की पावर 3 होता है 27। 27 में से जो 3 है इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो कितना आ जाएगा? 24। 24 जो है वो भी 2 पे डिवाइड हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं विच वन इज डिविजिबल बाय 2 फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एन। अच्छा, इसके अलावा कोई और नंबर इधर रख कर देखते हैं। मसलन इधर मैं लिखता हूँ 2 की पावर 3 -2, तो ये वाला नंबर भी 2 के ऊपर डिवाइड हो रहा है। तो अब इसको चेक करते हैं। ये जो लिखे ना 5 की पावर n, इसको अगर मैं इधर लिखूं जी, मैं 5 n को 2 ले रहा हूँ, तो इधर भी n को मैं 2 ले लेता हूँ। 2 की पावर 5 जो है 5 की पावर 2 ये 25, और ये आ गया जी -2 की पावर 2 4, ये आ गया 21। तो ये जो है ये 2 पे डिवाइड नहीं होता है। तो उन्होंने जो क्वेश्चन में पूछना था वो ये पूछना था विच वन इज नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर इधर वो पूछते ना नॉट डिविजिबल बाय 2, तो फिर इसका ये वाला जवाब सही हो जाना था। और अगर उसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो 2 पे डिवाइड हो रही हैं। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर मिस्टेक है। तो इस जगह पर आना है विच वन इज नॉट डिविजिबल बाय 2 फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू, फिर इसका ये आंसर आ जाएगा। बाकी ये तीनों जो हैं वो 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। अच्छा, अब उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि बताएं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इस जो एक्सपेंशन है उसके अंदर कितनी होंगी। उसके अंदर आपने याद रखना है ये जितनी पावर होती है इसमें आपने एक ऐड कर देना होता है, यानी कि 1 को ऐड कर लेना। ये 16 है, 16 में 1 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 17 बन जाएगा। इसी तरह वो ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट होते हैं ए और बी के, मसलन जब हम इसको ओपन करते हैं जो ए और बी के एक्सपोनेंट होते हैं उनको अगर हम जमा करें, इनकी जो पावर्स हैं उनको जमा करें तो हमारा आंसर किसके इक्वल आना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को मैं इस जगह पर सॉल्व करता हूँ, फिर आपको इसकी समझ आ जाएगी। मसलन वो ये कह रहे हैं अगर ए प्लस बी है, इसकी पावर 6 है, इसको अगर मैं लिखूं तो मैं इस तरह लिखूंगा। ये अगर पावर 6 है तो इसको मैं लिखूंगा 6 0, फिर हम मैं लिखूंगा ए और बी, फिर लिखूंगा 6 1, फिर इसको लिखूंगा ए और बी, फिर लिखूंगा 6 2, और फिर लिखूंगा ए और बी। इसी तरह इसको लिखते जाएंगे 6 3, फिर लिखेंगे ए और बी। बेशक आप ब्रैकेट में लिख लें या बगैर ब्रैकेट के लिखें, आपकी मर्जी है। इसी तरह ये लिखा जाएगा जी 6 4, फिर ए और बी लिखेंगे, फिर 6 5, फिर ए और बी लिखेंगे, फिर 6 और 6, ए और बी। अब ये जो पावर होती है ना ए की, ये आपने इतनी लिखनी होती है जो इसकी पावर है, होल की पावर है, इसको इंडेक्स कहते हैं। मसलन ये 6, फिर ए की पावर 5, फिर ए की पावर 4, फिर ए की पावर 3, ए की पावर 2, ए की पावर 1 और ए की पावर 0। अब इसकी पावर 0 से शुरू करेंगे। 0 1 2 3 4 5 और 6। अब उनका क्वेश्चन ये था ये जो पावर्स हैं ए और बी की जो एक्सपोनेंट हैं, जो पावर्स हैं, इनको सम करें तो किसके बराबर आता है। ये देखें 6 + 0 किया तो जवाब कितना आ गया? 6। अच्छा, इसको अगर हम देखें 5 और 1 को, 5 + 1 करेंगे इसका जवाब भी 6 आएगा। 4 + 2 करेंगे तो इसका जवाब भी 4 + 2 करेंगे तो इसका जवाब भी क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो इन सब के जवाब क्या आते हैं? 6 आती हैं, यानी कि जितनी पावर होती है उतने ही जवाब आते हैं। तो यही अब क्वेश्चन इधर से देखते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो एक्सपोनेंट्स हैं किसके, ए और बी के, अगर उनको सम करें तो उसका आंसर कितना आएगा। क्योंकि इसकी पावर 6 है तो इसलिए इसकी भी पावर कितनी आएगी? 6 ही आएगी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपने सॉल्व करना था।
अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि बताएं इसकी जो थर्ड टर्म होगी वो किसके बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन को आपने किस तरह सॉल्व करना है, इसके ऊपर जो आपने फार्मूला लगाना है वो ये वाला लगाना है। ये इस जगह पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फार्मूला इसके ऊपर लगेगा, ये वाला फार्मूला। मसलन 1 + x⁻n, तो इसको हम लिखते हैं 1 + n x + n n-1 2 का फैक्टोरियल इंटू x²। ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है और ये तीसरी टर्म है। तो इसको आपने अप्लाई करना है। तो ये फार्मूला एक दफ़ा मैं आपको लिख के भी दे देता हूँ, और उसके बाद इसको हम अप्लाई करके देखते हैं। मसलन इस जगह पर मैं लिखता हूँ जी, ये मैंने लिख दिया जी 1, इस जगह पर लिखते हैं जी 1 + x और इसकी पावर n। इसका जवाब होता है 1 + nx। फिर n के अंदर एक कमी करते हैं, n n-1, और x का स्क्वायर, जितना x की पावर होती है उतना ही नीचे फैक्टोरियल होता है। अगर इससे अगली टर्म लिखनी हो तो यूँ लिखेंगे n n-1, फिर x³ एक और ये जरा आपने टर्म लिखनी है n n-1, फिर आगे आप लिखेंगे n-2, फिर लिखेंगे x³ और नीचे आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इस तरह लिखा जाता है। तो अब इधर जो हमारे पास क्वेश्चन है, वो क्या लिखा हुआ है, 1 - 2x, 1 - 2x, इधर मैं लिख देता हूँ जी 1 - 2x, और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है, इसकी पावर लिखी हुई है 1/3, 1/3। अब इसकी हमने थर्ड टर्म निकालनी है, तो पहले इसको मैं यूँ लिखूंगा 1, इधर प्लस लिख लूंगा और ब्रैकेट में 2x लिख लूंगा और इसकी पावर 1/3। तो ये इसकी तीसरी टर्म ये है, ये वाला मैं अप्लाई करता हूँ। इधर n से मुराद क्या है, 1/3, और फिर लिखूंगा 1/3 - 1, 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर। इधर x से मुराद है -2x, और इसका मैं करता हूँ स्क्वायर। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये मेरे पास किसके बराबर आ जाएगा, 1/3। अब इधर मैं एलसीएम लूंगा, इन दोनों का एलसीएम 3 आ गया, ये आ जाएगा 1 - 3, ऊपर आ जाएगा 1 - 3, नीचे आ गया 2 का फैक्टोरियल, और इस जगह पर क्या आ जाएगा, ये माइनस खत्म हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और साथ आ जाएगा x²। तो ये मेरे पास आ गया जी 1/3, और इस जगह पर आ जाएगा -2/3। अब ये कटेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो इस जगह पर आ गया जी 2x²। तो अब इसको अगर हम देखें तो इसका जवाब ये एक माइनस ये आ गया, 2 × 2 = 4 x² और 3 × 3 = 9। तो इसका जवाब आया -4/9 और 7x²। तो इसका जवाब ये आ जाएगा -4x²/9, ये इसका जवाब है। इसी तरह वो कह रहे हैं a + b इसकी पावर 7 है, इसकी सेकंड टर्म किसके बराबर आएगी। तो इसकी सेकंड टर्म निकालने के लिए हम फिर वही जो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने काम किया था वो वाला काम करेंगे। मसलन ये सवाल वो कह रहे हैं कि बताएं a + b और इसकी पावर 7, इसकी दूसरी टर्म बताएं। इसकी जो पहली टर्म है वो है 7 0 ab, या 7 और इधर 0 लिखते हैं, और इसकी दूसरी टर्म लिखेंगे 7 1, और इधर ए और बी, इधर ए की पावर 7 है, अब ए की पावर 6 हो जाएगी और 6 की पावर 1 हो जाएगी। तो ये जो चीज़ है इसके ऊपर आपने ना NCR वाला फार्मूला अप्लाई करना, यानी कि 7C1 किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। और ये जो चीज़ है ये इसके आप आगे लिख दें, ए की पावर 6 और बी, तो इस तरह ये इसका आंसर आ जाएगा 7 ए की पावर 6 बी। तो ये इसका जवाब आ गया जी 7 ए की पावर 6 बी। अच्छा, उसके बाद कहते हैं कि बताएं ये जो हमारे पास एक्सपेंशन दी गई है इसमें कितनी टर्म्स होगी। उसके लिए हमें पता है ये जो पावर होती है इसमें एक जमा कर देते हैं, 9 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि बताएं सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ये जो एक्सपेंशन है इसके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं उनके बारे में बताएं। बाइनोमियल कोफिशिएंट कौन से होते हैं, ये जो चीज़ हम लिखते हैं ना, 7 0 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6 7 7, ये शुरू वाले ये इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट है। कहते हैं इनका सम किसके बराबर है। तो इसके लिए आपने ना एक फार्मूला याद रखना है, वो ये होता है कि सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ये बराबर होता है 2 की पावर n, यानी कि 2 की पावर n, ये इसके बराबर होता है। तो इस फार्मूले के मुताबिक आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फार्मूला क्या है जी, 2 की पावर n।
तो 2 की पावर n फार्मूला है, और इस क्वेश्चन में आप ये देखें कि पावर कितनी दी हुई है, पावर दी हुई है 5, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 5। जब 2 की पावर 5 होगा, 2 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 16 2 जार 32। तो इसके जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 32 आएगा, यानी कि ये वाला इसका आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद कह रहे हैं कि बताएं मिडल टर्म इस एक्सपेंशन की क्या होगी जब n क्या हो, इवन हो। जब n इवन होता है तो फिर आपने याद रखना है इसकी एक मिडल टर्म होती है, और वो कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर n इवन हो और n ऑड हो तो आपने क्या क्या लिखना। मसलन अगर n होगा इवन तो फिर आपने ये लिखना, आपने कहना है कि जो मिडल टर्म है वो बराबर होगी n+2 डिवाइडेड बाई 2। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, और अगर मैं 2 को दोनों के नीचे डिवाइड कर दूं तो ये n/2 और 2 डिवाइडेड बाई 2, तो यहाँ से ये फार्मूला भी बन जाता है n/2+1। तो यहाँ तो ये वाला आप लिख लें, यहाँ ये वाला लिख लें। जब n क्या हो, इवन हो, तो जो मिडल टर्म है वो इस चीज के बराबर होगी, इस चीज के बराबर, यहाँ इसके बराबर होगी, यहाँ इसके बराबर होगी। अगर n क्या हो, इवन की बजाय अगर हो ऑड, n हमारे पास हो ऑड, तो हमारे पास दो मिडल टर्म्स होती हैं। एक होती है n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली टर्म, और एक हमारे पास टर्म होती है n+3 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली टर्म। अब ये वाले आपने फार्मूले जो हैं ये याद रखने हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब हम देखते हैं कि n इवन है, तो n इवन है तो ये n/2+1। अब इसके अंदर ना फर्क है, ये आपने गलती नहीं करनी है। ये चीज और ये चीज देखने में यूं लग रहा है कि सेम है, ये और ये दोनों आपस में सेम लग रही हैं, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है। इसके अंदर आपने +1 को अलहदा लिखना है, इस +1 को अलहदा लिखना है। इसमें आपने ये जो डिवाइड है इसको +1 के नीचे भी लिखना है। तो इसके अंदर ये गलती हो सकती है जो मैंने आपको बता दिया। तो ये आप देखें n/2+1, इसको आपने इस साइड पर लिखना +1 को, तो ये इसकी मिडल टर्म होगी। क्यों? क्योंकि इधर n इवन है। अच्छा, उसके बाद जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर वो कह रहे हैं बताएं इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। ये 10 है, तो 10 में जब हम एक ऐड करेंगे तो वो बन जाएंगे 11। तो इसकी कह रहे हैं मिडल टर्म बताएं, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं मिडल टर्म बताएं। अब इसकी पावर कितनी है, 11। 11 क्या होता है, ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। इसके लिए दो बनेंगी, कौन कौन सी बनेगी, इधर अब हम लिखते हैं 11 - 1 डिवाइडेड बाई 2, और एक बन जाएगी 11 - 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से ये बन गई 12 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये बन गया 6th टर्म, और ये बनेगी 14 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 7th टर्म। इसके अंदर दो बनेगी, 6 और 7। अच्छा, जबकि इस जगह पर क्या लिखा हुआ है, 5 और 6, ये गलत है, ये वाला गलत है। इसकी बनेगी 6 और 7, ये आपने याद रखना है। ये वाला जो MCQs है, इसका ये इधर ऑप्शन गलत लगा हुआ है, इसका सही ऑप्शन क्या है, 6 और 7, क्योंकि ये हमने अभी सॉल्व करके देखा है, इसका आंसर 6 और 7 आता है। अच्छा, अब ये जो मैथमेटिकल इंडक्शन जो इस चैप्टर का नाम है, ये सबसे पहले किस साइंसदान ने ये मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, तो इसका नाम है फ्रांसिस्को मोरिलिको। तो ये साइंसदान का नाम है, इसने कौन सा मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था, इंडक्शन का मेथड इंट्रोड्यूस करवाया था। इसको आपने याद रखना। ठीक है, ये साइंसदान का नाम आप याद रखें। तो ये जो साइंटिस्ट है इसने मेथड ऑफ इंडक्शन जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 आ गया। अब इसके अंदर आपने देखना है ये चीज़ किसके लिए ट्रू होती है। मसलन 4 और 4 से बड़ी टर्म, अच्छा मैं 4 से बड़ी टर्म को लगा के देखता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ 5 का फैक्टोरियल, और ये आ गया 5 की पावर 2। 5 का फैक्टोरियल जो है 5 4 3 2 1, और ये 5 की पावर 2। तो ये वाला हमें पता है, ये अगर 4 का फैक्टोरियल हो तो 24 होता है। 24 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 25 से बड़ा ही नंबर आएगा, तो इसका मतलब ये ट्रू है। अगर 4 करेंगे तो उसके लिए भी ये ट्रू होगा, वो 20 इधर हो जाएगा। अगर 4 का फैक्टोरियल करें और इधर 4 की पावर 2 करें, 4 का फैक्टोरियल होता है 25 और वो बड़ा होता है 16 से।
तो ये वाली जो कंडीशन है ये ट्रू है, और बाकी जो कंडीशंस हैं वो ट्रू नहीं है, वो आंसर गलत आते हैं। मसलन अगर मैं 4 से छोटा कोई नंबर लूँ, यानी कि 3 का फैक्टोरियल लूँ और इधर 3 का स्केयर करूँ, तो 3 का फैक्टोरियल होता है 321, और ये होता है 9 3 की पावर 2। तो ये आ जाएगा 6 से बड़ा होता है 9 से, ये क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। तो ये सिर्फ है ये वाली कंडीशन है जो सेटिस्फाई हो रही है, बाकी जो कंडीशंस हैं वो सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं। अच्छा, इसके बाद इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कह रहे हैं नंबर ऑफ टर्म्स बताएं, ये ऊपर 13 लिखा हुआ है, तो 13 के अंदर हम +1 करेंगे तो हो जाएगा 14। तो ये इसका आंसर आ गया जी 14। अब वो ये कह रहे हैं इसकी जो लास्ट टर्म है x - y और इसकी पावर 5, इसकी लास्ट टर्म का कोफिशिएंट बताएं किसके बराबर आता है। तो इसकी अगर लास्ट टर्म की अगर मैं बात करूं x - y और इसकी पावर x - y की पावर 5, इसको मैं सॉल्व करके देख लेता हूँ। तो ये जो चीज़ लिखी हुई है x - y और उसकी पावर 5, इधर मैं दोबारा लिखता हूँ x - y और इसकी पावर 5, इसको सॉल्व करके इसकी लास्ट टर्म देखते हैं। ये दोबारा क्वेश्चन देख लें, x - y इसकी पावर 5 और इसकी हमने लास्ट टर्म जो है वो फाइंड करनी है, उसका कोफिशिएंट फाइंड करना। तो इसको अगर मैं यूं लिखूं तो इसको यूं लिखा जाएगा, ये फर्स्ट टर्म इधर प्लस लिखूंगा और -y सेकेंड टर्म, ये इस तरह मैं बना लूँ। अब क्योंकि इसकी पावर पॉजिटिव है तो फिर इसको यूं लिखा जाता है 50, फिर हम लिखते हैं पहली टर्म और दूसरी टर्म। दूसरी टर्म हमारे पास -y है, तो इसको इस तरह हम लिखते जाएंगे, फिर ये 51 आ जाएगा, फिर पहली टर्म और फिर ये दूसरी टर्म। इस तरह करते 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 जो इसकी सबसे लास्ट वाली टर्म होगी वो यूं आएगी, ऊपर भी 5 होगा नीचे भी 5 होगा, ये पहली टर्म और ये दूसरी टर्म। अब इधर इसकी पावर x की पावर 5 होगी, इसकी पावर 0 होगी, अब इधर एक एक पावर कम होगी, इधर एक पावर ज्यादा होती जाएगी, लास्ट के ऊपर इधर इस पावर 0 होगी और इसकी पावर क्या होगी, 5 होगी। तो ये जो 5 और इधर 5 लिखा हुआ होता है, इसके ऊपर आप NCR वाला फार्मूला लगाते हो, यानी कि 5C5 जो कि 1 के बराबर होता है। अच्छा, इस जगह पर तो हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर आ जाएगा जी 1, 1 लिख लेंगे, और उसके बाद x की पावर 0 ये भी 1 के बराबर होगा, किसी चीज़ की पावर 0 हो वो 1 के बराबर होता है। अब ये माइनस बाहर आएगा, इसका -1 बाहर आ जाएगा क्योंकि पावर ऑड है, और y की पावर 5, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 y की पावर 5। तो इसका जो कोफिशिएंट है लास्ट टर्म का वो किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर आ गया। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि इसका जो लास्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट किसके बराबर है, -1 के बराबर है। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि बताएं जो इसकी पांचवी टर्म है, ये जो क्वेश्चन है इसकी पांचवी टर्म है वो क्या है, क्या वो मिडिल टर्म है या किसके वो बराबर है। अब इसकी पावर 8 है, अगर पावर 8 हो तो फिर हमें पता है 8 क्योंकि इवन नंबर है, तो फिर उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो ये है n+2 डिवाइडेड बाई 2, ये वाली टर्म होती है। तो इसको अगर मैं 8 लगाऊं, 8+2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया, 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ गया फिफ्थ। जो फिफ्थ टर्म है वही मिडल टर्म है, तो ये मिडल टर्म हमारे पास होगी। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। तो इसका मतलब ये जो अगर इसकी पावर 8 है तो इसकी जो मिडल टर्म है वो पांचवी टर्म होगी, तो वो यही पूछ रहे हैं जो पांचवी टर्म है वो क्या है। तो हम कह सकते हैं वो हमारे पास मिडल टर्म के इक्वल है। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं जर्नल टर्म, ये जो एक्सप्रेशन है a+x इसकी पावर n, इसकी जर्नल टर्म कौन सी है। तो ये मैंने आपको इस जगह पर बताया भी है, ये आपने कुछ फार्मूले याद रखने हैं, उसके अंदर ये वाला फार्मूला भी मौजूद है। मसलन ये वाला फार्मूला n डिवाइडेड बाई r, a की पावर n-r और b की पावर r, ये जर्नल टर्म का फार्मूला है। तो अब हम इधर कहेंगे n नीचे r और a की पावर n-r और x की पावर r, ये इसकी जर्नल टर्म है। अब आपने कोफिशिएंट मालूम करने हैं इसके, तो इसके कोफिशिएंट मालूम करने का 2 की पावर n वाले फार्मूला, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, और इस जगह पर भी हमने पढ़ा था कि 2 की पावर n वाला, इस जगह पर ये 2 की पावर n ये लिखा हुआ है। 2 की पावर n ये क्या होता है, जो कोफिशिएंट का सम होता है, उन बाइनोमियल के कोफिशिएंट का सम, ये उसका फार्मूला। तो इस जगह पर हम ये इसके बारे में बता सकते हैं।
अच्छा, अब उससे आगे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पावर हो जो एक्सप्रेशन उसकी पावर कितनी हो, 4 हो, तो फिर उसका क्या फार्मूला बनेगा। 2 की पावर n की जगह 4 लिखेंगे। 2 की पावर 4 किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। अब ये सवाल है, इसकी पावर 7 है, इसमें कितनी टर्म्स होगी। अगर 7 है तो 7 में एक ऐड कर देंगे। जब एक ऐड करेंगे तो इसके 8 टर्म्स जो हैं वो बनेंगी। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 23 है। तो ये कह रहे हैं कि बताएं, अगर आपके पास ऐसी कोई चीज हो तो ये कौन सी एक्सप्रेशन यहाँ बनती है। तो ये इनफिनाइट बनती है। उसकी वजह ये है, इसकी लास्ट टर्म हमें पता नहीं होती है। अगर इसको हम सॉल्व करें ना, 1 + x और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है इस जगह पर देख लेते हैं। 1 + x और इसकी पावर लिखी हुई है 1/2। तो इसको मैं यूं लिखूंगा, 1 + x और इसकी पावर 1/2 लिखा हुआ है। आमतौर पर इधर n लिखा होता है। तो इसको मैं अगर n लिखा हो, फर्ज की इस जगह पर क्या लिखा हो, n लिखा हो, फिर हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। 1 + n x + n n-1, फिर 2 का फैक्टोरियल, x का स्केयर एंड सो ऑन। इसकी लास्ट टर्म हमें नहीं पता होती, इस वजह से हम ये कहते हैं ये इनफिनाइट है। इसका हमें नहीं पता है कि इसकी लास्ट टर्म क्या है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो टर्म है ये इनफिनाइट है, और इसके अंदर जो एक्स है ना वो 1 से छोटा होना चाहिए, तब ये फार्मूला हम लगाते हैं। तो ये इसका जवाब क्या आ जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। इसकी पावर 5 है तो 5 में एक ऐड करेंगे तो 6 बन जाएगी। फिर कह रहे हैं कि बताएं इसके अंदर जो टर्म है ये जो है ये क्या है। अब ये भी तो वही फार्मूला बन रहा है, 1 + x⁴n वाला। तो 1 + x⁴n वाला फार्मूला बने, इसकी हमें लास्ट टर्म का नहीं पता होता है, तो हम ये कहते हैं ये भी क्या है, इनफिनाइट है। तो उसके बाद वो कह रहे हैं देर इज नो इंटीजर एन फॉर विच 3 की पावर n इज इवन। यानी कि आप n की कोई भी पावर रखें, n की कोई भी पावर रखें, मसलन 1 रख लेते हैं तो ये 3 बन जाएगा। अगर इसकी पावर 2 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। अगर इसकी पावर 3 रखें तो ये 27 बन जाएगा। यानी कि 3 की पावर 3 27। तो ये जो हमारे पास आंसर आ रहा है, 3 आ रहा है, 9 आ रहा है, 27 आ रहा है, तो ये जो भी नंबर आ रहा है ना, ये इवन नंबर नहीं आ रहा है। तो वो यही कह रहे हैं, अगर 3 की पावर n कोई आप कोई भी इंटीजर रखें तो आपके पास जवाब इवन नंबर नहीं आएगा। तो यही उन्होंने इधर बताया कि कौन सा नंबर नहीं आएगा, इवन नहीं आएगा, ये आड नंबर आ रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन है जी, 2 की पावर n ये ग्रेटर देन है 2, फिर ब्रैकेट के अंदर n+1 लिखा हुआ है। तो अब इधर हमने देखना है ये कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई कर रही है। तो अगर 3 लिखेंगे तो फिर देखते हैं ये सेटिस्फाई होती है। यानी अगर मैं इस जगह पर 3 लिख दूं तो ये 2 और इधर 3 + 1, 2 की पावर 3 8 होता है, और ये बन गया 2, और ये 3 + 1 4। तो ये आ गया 8, ग्रेटर देन होता है 8 के, ये सेटिस्फाई नहीं कर रही है। अब हमें फिर जो है ना 3 से बड़ी टर्म्स रखनी पड़ेंगी। जब 3 से बड़ी टर्म 4 रखेंगे तो ये वाली फिर कंडीशन जो है ना ये सेटिस्फाई हो जाएगी, और दोनों साइडें जो है ना वो ट्रू हो जाएंगी। तो इसका मतलब ये वाला गलत है और ये वाला जो है ना ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इससे अगला क्वेश्चन है वो भी इसके साथ का, ये आपने यही चेक करना है कि n की वैल्यू मैं क्या रखूं तो ये दोनों साइडें जो है ना ट्रू होती हैं। उससे अगले क्वेश्चन में भी आपने यही काम करना है। अगर n को आपने एक बार 3 पुट करके देखना है, फिर 3 से बड़ी टर्म्स पुट करके देखनी है तो ये ट्रू आएगा। उससे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम यही काम आपने करना है। फिर उससे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहे हैं इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अगर इधर 9 लिखा हुआ तो 9 में एक ऐड करेंगे तो 10 हो जाएंगी। तो ये भी इसके साथ का ही है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन ये ऊपर वाले क्वेश्चन के साथ का, ये कब वैलिड है, तो जब n की कीमत 4 हो या 4 से बड़ी हो। तो इधर अगर मैं लिखूं 4 का फैक्टोरियल ये ग्रेटर देन है 2 की पावर 4 - 1, ये 4 का फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 24 के बराबर होता है जब उसे सॉल्व करें। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, और ये -1 तो 24, ये ग्रेटर होता है 15 से, ये ट्रू है। तो इसका इस तरह ये आपने ना वैल्यूज पुट करके देखनी है। अब इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, इसकी पावर n है तो n के अंदर एक जमा कर देते हैं, ये बन जाएगा n+1। अब इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ये लिखा हुआ है 2n+1। अब इसके अंदर भी हमने +1 का इजाफा करना है। तो ये जब +1 इसके अंदर इजाफा करेंगे ये बन जाएगा 2n, और 1+1 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2n+2 इसका आंसर आ जाएगा।
तो अब इसके अंदर आपने बताना कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इधर लिखा हुआ है 8, 8 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो वो कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 9 होंगी। तो ये सेम बार बार वही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये 20 है, 20 में 1 ऐड करेंगे 21 हो जाएगी। तो इसको आपने इस तरह करना है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, वो कहते हैं बताएं इसकी जो मिडल टर्म है वो किसके बराबर होगी। तो ये क्वेश्चन ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मसलन है ये लिखा हुआ है 3 + x⁴, 3 + x⁴। इधर से पहले मैं मिटा लेता हूँ, फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लिखा हुआ है जी 3 + x और इसकी पावर 4, इसकी मिडल टर्म निकालनी है। तो मिडल टर्म इधर n जो है वो 4 के बराबर है और वो इवन है। तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है n+2/2, ये वाली टर्म। तो n कितना है, 4 है। इधर हम लिखेंगे 4+2/2, ये कितना बन गया, 6/2। तो वो बन जाएगा 3, यानी कि थर्ड टर्म। अब हमने तीसरी टर्म इसकी निकालनी है। जो तीसरी टर्म इसकी होगी, यानी कि इस जो एक्सपेंशन को अगर हम खोल लें तो पहली टर्म होगी 4 0, फिर अगली टर्म होगी 4 1, फिर उससे अगली टर्म होगी 4 2। ये पहली, दूसरी, तीसरी। इधर हम लिखेंगे 3x, इधर लिखेंगे 3x, इधर लिखेंगे 3x। इधर हम 3 की पावर 4, x की पावर 0, 3 की पावर 3 और x की पावर 1, इधर 3 की पावर 2 और x की पावर 2। एक में सेंडिंग करना और एक में डिसेंडिंग करना। अब ये जिस टाइम हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल/2 का फैक्टोरियल और 4 - 2 का फैक्टोरियल। एनसीआर वाला फार्मूला लगा लें। 3 की पावर 2 ये 9 के बराबर है और साथ आ गया जी x²। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, ये आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल होता है 24, ये 2 का फैक्टोरियल भी 2 है, दूसरा 4 - 2, 2 का फैक्टोरियल भी 2 है, और ये आ गया 9x²। अब इसको अगर मैं कट करूं तो 2 12 टाइम्स, फिर 2 6 टाइम्स 12 है। अब 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54, साथ आ जाएगा x²। तो ये इसका आंसर है 54x²। तो इधर हम देखते हैं 54x² कहीं लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 54x²। तो इस तरह इसका आपने जो मिडल टर्म है उसको फाइंड करना था। तो वो कह रहे हैं बताएं इसकी मिडल टर्म कौन सी है। इसकी पावर क्योंकि 12 है, 12 इवन है, इसके अंदर 2 का इजाफा करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा 14 ÷ 2, यानी कि 7, सातवीं टर्म इसकी होगी। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स हों उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल जो है उसको कहा जाता है। जिस तरह इसके अंदर सिर्फ 2 टर्म्स हैं इसलिए इसको बाइनोमियल कहते हैं। कहते हैं कि बताएं कोफिशिएंट ऑफ 8th टर्म, इसका जो 8वें टर्म है उसका कोफिशिएंट किसके बराबर होगा, उसके बारे में आपने बताना है। तो अगर ये पावर इसकी 10 है तो फिर इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे जी, इधर करके देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है जी, क्या चीज़ लिखी हुई है, a + b और इसकी पावर 10। इधर मैं लिखता हूँ जी a + b और इसकी पावर 10। अब इसकी पावर 10 है तो इधर हम लिखेंगे 10 0, फिर हम लिखेंगे 10 1, फिर लिखेंगे 10 2, फिर लिखेंगे 10 3, फिर लिखेंगे 10 4, फिर लिखेंगे 10 5, फिर 10 और 6, और फिर लिखेंगे 10 और 7। तो अब इसके अंदर उन्होंने पूछी है 8वीं टर्म। तो इधर से अगर मैं देखूं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, 6वीं, 7वीं, 8वीं, ये वाली टर्म बन गई 8वीं। इसको यूं भी लिख सकते हैं 10C7। तो जो हमारे पास 8वीं टर्म है वो किसके बराबर होगी, 10C7 के बराबर होगी। तो वो कह रहे हैं इसकी आपने अब जो जर्नल टर्म है वो बतानी है। तो जर्नल टर्म के बारे में मैंने आपको बताया हुआ कि वो आपने याद रखनी है। इस जगह पर हमने पढ़ा है कि n नीचे r ब्रैकेट में और a⁻n - r और b⁻r, b कह लें या x कह लें, जो क्वेश्चन में होगा उसके मुताबिक कह देंगे। तो इसका यही जवाब है। अच्छा, उसके बाद इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताएं। तो इसकी पावर 2n है, 2n में 1 ऐड कर देंगे। इसकी सेकंड टर्म बताएं, ये जो क्वेश्चन है इसकी सेकंड टर्म बताएं। इसको सॉल्व करके देखते हैं। मसलन इधर मैं लिखता हूँ जी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या है, 1 + 2x, 1 + 2x
और इसकी पावर कितनी लिखी हुई है, इसकी पावर देख लेते हैं। इसकी पावर है 1/2, इसकी पावर 1/2। अब इसके ऊपर ये फार्मूला लगाते हैं, 1 + x की पावर n। तो ये होता है 1 + n x। जो दूसरी टर्म है वो nx के बराबर है। इधर x से मुराद 2x है, इधर x n से मुराद 1/2 है, और x से मुराद 2x है। तो n की जगह 1/2 लिखेंगे और x की जगह 2x लिखेंगे, और ये 1 इसी तरह आ गया। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। 1 + x, ये दूसरी टर्म है, ये सेकंड टर्म है। तो सेकंड टर्म किसके बराबर आ गई, x के बराबर आ गई। तो हम ये कहेंगे जो हमारे पास सेकंड टर्म है वो किसके बराबर है, x के बराबर है। इसी तरह ये क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया। a + b की पावर 7 हो तो सेकंड टर्म क्या होती है, 7 a की पावर 6 और b। ये इस जगह पर थोड़ी देर पहले ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इसको आपने इसी तरह ही सॉल्व करना है। अच्छा, उसके बाद इसकी आपने बतानी है जी सेकंड टर्म किसके बराबर होगी। अभी हमने क्वेश्चन किया है, तो इसका भी जवाब क्या आएगा, x आएगा। तो आर्थ टर्म आपने बतानी है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 46 है ना, ये गलत है। इसको आपने न इस तरह नहीं लिखना है, यानी कि ये जो चीज़ है ना, इधर ये r नहीं आएगा, इधर आएगा r+1। अगर लिखा हो ना r+1 टर्म, फिर ये आपके पास फार्मूला बनता है। उसकी वजह ये है कि हम जब इसका फार्मूला लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। इसका फार्मूला लिखने का तरीका ये होता है, टी इधर लिखते हैं टी और r+1 लिखते हैं, ये बराबर होता है n और इधर r। और फिर पहली जो टर्म है उसकी पावर होती है n-r, और जो दूसरी टर्म है अगर तो वो x है या b है जो भी है, और उसकी पावर r होती है। तो इधर अगर r+1 हो तो तब ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अगर वो आर्थ कहेंगे तो फिर इधर वो हमें r-1 लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है ना ये गलत है। उससे अगले क्वेश्चन में r+1 टर्म का उन्होंने जिक्र किया हुआ है, तो उसका ये वाला जवाब ठीक है। तो ये वाला r+1 लिखा हो तो फिर ये वाली कंडीशन बनती है। तो ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन नंबर 46 ये गलत है। अच्छा, अब उसके बाद 48 है क्वेश्चन। इसके अंदर वो कह रहे हैं जो लास्ट टर्म है उसका कोफिशिएंट किसके बराबर होगा। तो वो हमें पता है, इसका जो लास्ट टर्म बनेगी ना वो 5 और 5 होगी, और जो पहली टर्म है उसकी पावर 0 होगी, और इसकी जो सेकंड टर्म है वो -5 है, उसकी पावर -5 होगी। जब ऊपर नीचे 5 5 हो तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। और 1 की a की पावर 0 वो भी 1 के बराबर होगा। और इसकी पावर क्योंकि हमारे पास क्या है, इसकी जो पावर है वो ऑड है, इस वजह से बाहर माइनस आएगा। बाकी 5 की पावर 5 जो भी है वो आपने इसके आगे लिखते नहीं है। तो इसका जवाब -1 जो है कोफिशिएंट वो आएगा। साथ जो है नंबर भी कोई होगा, यानी कि 5 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मेन जो है इस जगह पर 5 लिखने के बजाय वो x लिखना चाहिए था उन्हें। तो इस जगह पर अगर x लिखा होता तो फिर इसका कोफिशिएंट क्या बन जाना था, -1 बन जाना था। सिर्फ मेन यही है कि इसके जो लास्ट टर्म का कोफिशिएंट है उसके साथ माइनस आता है, अगर दरमियान में माइनस हो। इसके साथ का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट टर्म है का कोफिशिएंट आपने बताना है। अगर दरमियान में प्लस लिखा हो तो लास्ट टर्म क्योंकि इस जगह पर प्लस आएगा तो वो हमारे पास +1 में जवाब आएगा। तो इधर उन्हें बी लिखना चाहिए था, 5 की जगह क्या लिखना चाहिए था, बी। तो फिर उसका कोफिशिएंट -1 आता है। अगर बीच में प्लस लिखा हो तो लास्ट टर्म का कोफिशिएंट +1 जो है वो हमारे पास आता है। अच्छा, अब उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि सम ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ दिस टर्म। तो हमें पता है जितनी यानी कि इसकी पावर n है, तो इनके जो कोफिशिएंट यानी कि जो एक्सपोनेंट होंगे a और b के, उनको भी सम करने से जवाब n ही आना चाहिए। जिस तरह अगर मैं लिखूं a + b इसकी पावर मैं कहता हूँ जी 4 है, तो इधर हम लिखेंगे 4 0, फिर लिखेंगे 4 1, फिर 4 2, फिर 4 3, और फिर 4 और 4 लिखेंगे। अब इधर जो हमने लिखना होता है ना ए बी ए बी ए बी, इस तरह जो हम लिखते जाते हैं और बीच में इस जगह पर प्लस आ जाता है। तो ये जो कह रहे हैं ना, इधर 4 की पावर 0, इधर 4 की पावर 3 2 1 0, इधर फिर असेंडिंग में आती है 0 1 2 3 और 4। अब वो ये कह रहे हैं ए और बी के जो एक्सपोनेंट है इनको अगर हम सम करें तो किसके बराबर आएगा जी,
4 के बराबर आएगा। इन दोनों को अगर सम करें, इसका भी जवाब किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। इसको अगर हम सम करें, इसका भी जवाब 4 के बराबर आएगा। तो जितनी पावर होती है उतना ही इसका जवाब आता है। तो इधर इसकी पावर कितनी है क्वेश्चन में, इसकी पावर n है। तो ए और बी के जो एक्सपोनेंट हैं उनको भी सम करने से जवाब हमारे पास n ही आएगा। अच्छा, उसके बाद इससे अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर क्या है बताएं, इनमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। अगर इधर पावर n है तो n के अंदर आपने ए और एक्स हमारे पास है, यानी कि ये पहली टर्म है, ये दूसरी टर्म है। इनके जो, जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में ए और बी था, अब इधर ए और एक्स है। अब इनकी जो पावर्स हैं उनको भी अगर हम जमा करेंगे तो उसका भी जवाब n ही आएगा, जैसे इसके अंदर आया था, ये सेम है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन के अंदर आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझना है कि ये अगर नीचे चीज सेम लिखी हो, मसलन इसके नीचे 3 है, 3 है, 3 है और इधर भी 3 है, तो अब आपने जब जवाब लिखना है ना, इसमें एक का इजाफा कर देना। अगर 3 है तो इधर क्या लिख देना है, 4 लिख देना है। और इसी तरह जो लास्ट टर्म है ना, उसके अंदर भी आपने एक का इजाफा करना है। इधर n+2 है तो इधर आपने क्या लिख देना है, n+3 लिख देना है। नीचे भी एक नंबर का इजाफा करना है और ऊपर भी लास्ट वाली टर्म में एक नंबर का इजाफा करना है। ये इसका आंसर होता है। अब इसके बाद इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक गलती है, वो गलती ये है, इस जगह पर माइनस आना था, इस जगह पर आपने क्या लिखना है, माइनस लिखना है। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें, इस टर्म को अगर मैं सॉल्व करूं तो इसका ये वाला जवाब आता है, ये जो इस जगह पर लिखा हुआ है ना, तो ये जवाब इससे बनता है। तो इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, 1+x और इसकी पावर -1। इसको एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ। इस जगह पर मैं लिखता हूँ जी 1+x और इसकी पावर -1। ये मैंने लिखा जी 1+x और इसकी पावर -1। इसके ऊपर फार्मूला कौन सा हम लगाएंगे, 1+nx वाला। बल्कि इस जगह पर हम लिखेंगे 1+x की पावर n, ये बराबर होता है 1+nx, फिर n-1 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा 1+n कितना, -1, और x की जगह पर x प्लस n, n-1, 2 का फैक्टोरियल और x का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस माइनस एक्स। अब ये 2 बार माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, 2 होता है। तो ये जो जवाब है यही उधर लिखा हुआ है, 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2। इस जगह पर अगर आप देखें तो यही जवाब है, ये 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर। अब वो 2 किधर गया है, इसको इधर से चेक कर लेते हैं। 1 प्लस ये आ गया, इसके नीचे 2 आना था। तो ये जिस टाइम आप इस जगह पे एक हमने गलती की है, वो गलती ये है, इधर हमने लिखा n-1। जब इधर हम लिखेंगे ना n-1, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, -1, और इधर क्या बन जाएगा, -2x² डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हल करेंगे, ये आ जाएगा +2x² डिवाइडेड बाई 2, फिर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा x²। जो फाइनल आंसर आएगा 1 - x प्लस एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये वाली जो पहली 2 टर्म्स हैं ये मैंने इस जगह पर लिख दी, और ये वाली उससे अगली टर्म इधर लिख दी। तो इधर सिर्फ एक छोटी सी गलती हुई थी, उसके मुताबिक अब ये ही इसका आंसर है। अब वो कह रहे हैं बताएं इसकी मिडिल टर्म क्या होगी। अब क्योंकि पावर ऑड है, अगर पावर ऑड हो तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, +1 करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं, और इसके अंदर +3 करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। ये 22, 22 को 2 पर डिवाइड करेंगे 11, और ये 24 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो 12। तो 11वीं और 12वीं टर्म इसकी मिडिल टर्म बनेगी। अब क्वेश्चन नंबर 55 है, इसके अंदर पावर अगर इवन हो तो फिर हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं, n/2 + 1। अब ये इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको यूं भी लिखा जा सकता है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो इधर 2 आ जाएगा, n+1 n+2 डिवाइडेड बाई 2, या ये वाली जो डिवाइड है या बटा है वो सिर्फ n के नीचे लिखना है। तो ये दोनों इसके जवाब हो सकते हैं। तो मिडिल टर्म इसकी बताएं, इसकी पावर 6 है, 6 के अंदर हम क्या करेंगे, 2 का इजाफा करेंगे तो कितना हो गया, 8, 8/2 वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चौथी टर्म इसकी आएगी। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर मिडिल टर्म ये 12 है, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14 डिवाइडेड बाई 2 7, इसका आंसर आ जाएगा। वो कह रहे हैं अगर n इवन हो तो फिर कौन सा फार्मूला लगता है, फिर ये वाला फार्मूला लगता है। फिर इसी तरह वो कह रहे हैं इसकी दूसरी टर्म बताएं, तो दूसरी टर्म इसकी आएगी 1 + n
एक्स। तो यहाँ से ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा और इधर ये बचेगा सिर्फ एक्स। ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है, तो दूसरी टर्म हमारे पास एक्स आनी है। तो इधर क्या लिखा हुआ है माइनस एक्स, ये गलत है, इस जगह पर प्लस एक्स आना है। तो ये आपने नोट कर लेना है। जो 59 क्वेश्चन है इसके अंदर बी माइनस की गलती है, इसका जवाब क्या आएगा प्लस एक्स। अच्छा उसके बाद सम ऑफ इवन कोफिशिएंट ऑफ, अब इवन कोफिशिएंट कह रहे हैं। अगर वो कहे ना सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट हो तो टू की पावर एन वाला फार्मूला होता है। और अगर कहे ना इवन या ऑड तो फिर इसको ऊपर आपने -1 करना होता है। तो ये इस जगह पर मैंने आपको बताया भी होगा। मसलन ये देखें, एक मिनट, इस जगह पर ये चीज़ लिखी होगी। यहाँ पर अगर तो हमारे पास क्या हो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट तो फिर टू की पावर एन आता है। अगर वो इवन की बात करें या ऑड की बात करें फिर उसका फार्मूला होता है टू की पावर n-1। तो ये आपने याद रखना है। तो अब जो हम फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो ये वाला करेंगे, टू की पावर n-1। अब इसकी पावर कितनी है जी, 5 है। तो यूं लिखेंगे टू की पावर 5-1, तो टू की पावर हो जाएगा 4, और टू की पावर 4 किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। तो अगर उन्होंने कहा सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट कहेंगे तो फिर टू की पावर एन वाला फार्मूला लग जाएगा। अच्छा उसके बाद सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट, अब ऑड का जिक्र है तो टू की पावर n-1 वाला फार्मूला लगेगा। अब वो कह रहे हैं सम ऑफ ऑड, अब इसकी पावर 5 है तो 5 को क्या लिखेंगे, 5-1, और वो बन जाएगा जी 16। ये सेम ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह। तो अब इसके अंदर ऑड की बात कर रहे हैं, इसकी पावर 4 है तो लिखेंगे टू की पावर 4-1, यानी कि टू की पावर 3, और टू की पावर 3 किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। तो सम ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है, तो अब टू की पावर एन वाला फार्मूला लगाएंगे, टू की पावर 4 16 के बराबर होता है। अच्छा उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें तो सम ऑफ इवन कोफिशिएंट, इवन का जिक्र है तो टू की पावर n-1 लगाएंगे। सम ऑफ कोफिशिएंट कह रहे हैं इसकी टू की पावर एन, एन की जगह पर हम लिख देंगे 5, टू की पावर 5 32 के बराबर होता है, ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब ये चीज किसके बराबर आएगी, इसके अंदर अब आपने बताना कि ये देखिए ये नीचे लिखा हुआ है 1, फिर लिखा हुआ है 3, फिर 5, ये ऑड है। अगर ये ऑड हो तो फिर हमें पता है कि कौन सा फार्मूला लगता है, टू की पावर n-1 वाला फार्मूला लग जाता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन ने सॉल्व होना था। अच्छा अब ये क्वेश्चन है, इसकी सेकंड टर्म बतानी है। तो ये 1 प्लस और ये -2x और सारे की पावर -1/2, इसको अब हम लिखेंगे 1 प्लस n x, n से मुराद -1/2 है और x से मुराद -2x है। टू टू से कैंसिल हो जाएगा और माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, 1 प्लस एक्स। तो हमारी जो दूसरी टर्म है वो किसके बराबर आ जाएगी, x के बराबर आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसकी भी आपने दूसरी टर्म बतानी है, 1 प्लस एन और x हमारा इधर क्या है जी -x है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका भी जवाब +x आ जाएगा। उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये इस टर्म को ओपन करने से बनेगी 1 प्लस n x, फिर इससे अगली टर्म आ जाएगी n-1, फिर लिखेंगे x का स्केयर यानी कि -x का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 एंड सो ऑन। उसको हल करेंगे तो ये वाला आंसर आएगा। अच्छा अब ये जो सारी चीज है ये किस टाइम वैलिड होती है, ये आपने याद रखना है जब x की कीमत <1 हो। तो ये मैं आपको जरा बता देता हूँ और समझा भी देता हूँ, ये अहम चीज है। अब इसको आपने इस तरह समझना है। मसलन हमारे पास अगर ये चीज लिखी हो 1 प्लस एक्स और इसकी पावर n, तो ये फार्मूला उस वक्त वैलिड होता है जब हमारे पास ये जो दूसरी टर्म है उसकी वैल्यू 1 से छोटी हो। यानी कि ये फार्मूला, अब ये जो चीज़ है ना ये वाली चीज़ ये आपने 1 से छोटी रखनी होती है। आपने कहना है ये जो x है ये किसके बराबर होना चाहिए, <1 के बराबर होना चाहिए। बेशक इधर आप मार लिख लें। तो ये वाली कंडीशन जो है ये इंतहाई अहम कंडीशन है, इसको आपने भूलना नहीं है, इससे हमारे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अच्छा अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मसलन ये हमने बता दिया एक्स मार्ट जो है ना वो <1 होना चाहिए।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन है, पहली रकम 1 होनी चाहिए और दूसरी रकम 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर यहाँ से मैं 8 को बाहर निकाल लूँ तो इधर 1 बन जाएगा और ये आ जाएगा 2x/8, और इसकी पावर -1 है तो 8 की भी पावर क्या हो जाएगी, -1। अब आपने ये जो टर्म है ना, इसको लेस देन 1 रखना है। आपने कहना है जी 2x/8 ये लेस देन 1 होना चाहिए, यानी कि x/4 लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ से x, ये 4 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x जो है, या x का जो मॉड है, ये किसके बराबर आ जाएगा, लेस देन 4 के बराबर आ जाएगा। ये इस तरह इसका जवाब आना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, ये जो वाली टर्म लिखी हुई है 2x, इसको हमने क्या लिखना है, लेस देन 1। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हम कहेंगे x मॉड जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर। इसके अंदर ये नहीं, ये वैलिड के लिए है, लेकिन उन्होंने पूछी है दूसरी टर्म। दूसरी टर्म के लिए इसको हम यूं सॉल्व करेंगे, 1 + n कितना है, -1/3, और x से मुराद ये वाली टर्म है 2x है। तो इसको अगर हम सॉल्व करें इस चीज को, तो हमारा आंसर आ जाता है -2/3x। तो ये वाला इसका आंसर इस तरीके से बनेगा। अच्छा, उसके बाद फॉर n इज नॉट नेचुरल नंबर, n जो है ये नेचुरल नंबर नहीं होगा, तो फिर ये वाली जो एक्सप्रेशन है ये कब वैलिड होगी। वही बात है, ये वाली जो चीज़ है x की वैल्यू ये लेस देन 1 होनी चाहिए, जैसा कि इस जगह पर मैंने आपको ये बात बताई है। फिर ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ये वाली जो चीज़ है इसको आपने लेस देन 1 रखना है। 2x जो है ये लेस देन 1 है, तो अब यहाँ से x मार्ट जो है ये लेस देन 1/2 हो जाएगा। इसी तरह ये वाली जो एक्सप्रेशन है, इसमें ये जो लिखा हुआ है 3x, ये भी लेस देन 1 होना चाहिए। यहाँ से x मार्ट जो है वो 1/3 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि लेस देन 1/3। तो इसी तरह इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने भी सेम इसी तरह सॉल्व होना है। अब ये जो चीज लिखी हुई है ना 2x लिख लें, -2x लिख लें, वो मार्ट जो है ना उसको खत्म कर देगा। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका ये वाला जवाब आ जाएगा, इसका भी ये वाला जवाब आ जाएगा सेम उसी मेथड से। लेकिन इसका अंदर तो ये शुरू में 3 लिखा हुआ है, इस 3 को पहले आपने बाहर निकालना है। जब बाहर निकालेंगे इधर 1 आ जाएगा, और इधर तो 3 है नहीं, तो 3 से ये चीज़ डिवाइड हो जाएगी। इसकी भी पावर 1/2 है, इसकी भी पावर 1/2 है। अब ये जो चीज़ है ना इसको आपने लेना है 5x/3, इसका जो मॉड है ये लेस देन 1 होना चाहिए। अब ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा, यानी कि 3 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। तो इस तरह इसका ये जवाब बनेगा, 3/5 बन जाएगा। अब ये जो है इक्वेशन कह रहे हैं एक्सपेंशन, ये कब वैलिड होगी, जब ये 2x जो है ये लेस देन 1 और x का मॉड ये लेस देन 1/2 होगा। तो इस तरह आपने ये जो क्वेश्चन है इनको सॉल्व करना था। तो उम्मीद है आपको ये जो चैप्टर नंबर 8 है इसकी समझ आ गई होगी। तो ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर था, लेकिन अगर इसको आप थोड़ा सा ध्यान से करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।